बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 18 अगस्त है, दिन है जुमेरात का और साल 2022। इस व्लॉग में नाज़रीन सबसे पहले हम बात करेंगे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहबाज गिल के फ़िज़िकल रिमांड के ख़िलाफ़ अपील पर जो हंगामा के समाअत हुई है, इस अदालती कार्रवाई का मुकम्मल अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे और आपको ये बताएंगे कि अदालत की जानिब से शहबाज गिल के वकला पर इजहार भरमी क्यों किया गया और शहबाज गिल की लीगल टीम की सरजनिश करते हुए अदालत ने इस अपील पर तहरीक इंसाफ को और शहबाज गिल को क्या रिलीफ दिया है। यानी एक तो अदालत ने यह कहा है कि शहबाज गिल के जो वकला हैं वो अपने क्लाइंट के साथ मुलाकात कर सकते हैं, मुलाकात की इजाज़त देने के साथ मज़ीद क्या रिलीफ दिया गया है वो भी आपको बताएँगे। और अदालती समाअत के दौरान जज साहब की जानिब से जो अडयाला जेल के मेडिकल ऑफिसर हैं और अडयाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं उन पर क्यों इजहार बरमी किया गया, उनकी क्यों सरजनिश की गई, ये डिटेल भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और दूसरी नाज़रीन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई के ममनुआ फंडिंग केस के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो अपील पर समाअत की गई है, इस समाअत का अहवाल भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और इस समाअत में रिलीफ़ की बात करते हुए अदालत की जानिब से तहरीक इंसाफ के लिए ख़तरे की घंटी क्या बजाई गई है, ये डिटेल भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज जब पहले फ़ेज़ में शहबाज गिल के फ़िज़िकल रिमांड के ख़िलाफ़ अपील पर समाअत हुई थी तो अदालत की जानिब से 3 बजे तक समाअत को मुलतवी किया गया था। आईजी इस्लामाबाद को तलब किया गया था, जेल सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को तलब किया गया था, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और एडिशनल अटॉर्नी जनरल को 3 बजे के लिए तलब किया गया था। लेकिन नाज़रीन चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग से मुतल्लिक़ अपील पर समाअत चल रही थी तो शहबाज गिल के फ़िज़िकल रिमांड के ख़िलाफ़ जो अपील है उस पर नाज़रीन समाअत का जो आगाज़ हुआ वो 4:10 पे हुआ। और जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो जस्टिस आमिर फ़ारूक जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, उनकी जानिब से पहला सवाल ये पूछा गया कि आईजी इस्लामाबाद किधर हैं। तो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की जानिब से बताया गया कि एडवोकेट अपना आईजी इस्लामाबाद जो है वो कमरा अदालत में मौजूद हैं और फिर आईजी जो है वो रोस्टम पे आ जाते हैं। और फिर इसके बाद जो शहबाज गिल के वकला हैं उनकी जानिब से दलाइल देने के लिए एक से बढ़कर एक जो है यानी वो बात करने की कोशिश की जाती है तो अदालत में एक तरह से शोर शराबा होता है। तो जज साहब जो हैं इस पर सरजनिश करते हैं शहबाज गिल के वकला की और ये कहा जाता है कि मुझे रिलैक्स करें, मुझे आईजी से ख़ुद बात करने दें, आईजी से पूछने दें कि शहबाज गिल पर कोई तशद्दुद हुआ है। इसके बाद नाज़रीन जो आईजी इस्लामाबाद हैं वो रोस्टम पर आते हैं और जस्टिस आमिर फ़ारूक उनसे ये पूछते हैं कि क्या शहबाज गिल पर कोई तशद्दुद किया गया है। तो आईजी का जवाब ये था अदालत के सवाल के ऊपर कि शहबाज गिल पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। तो जज साहब ने अगला सवाल ये पूछा कि अगर शहबाज गिल पर तशद्दुद नहीं हुआ तो फिर ये शोर क्यों मचाया जा रहा है, मीडिया पर इतनी हाइप क्यों है कि शहबाज गिल पर तशद्दुद किया जा रहा है। तो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की जानिब से बताया गया कि उसका शहबाज गिल का मेडिकल भी कराया गया है और मेडिकल के मुताबिक शहबाज गिल पर किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं हुआ। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की जानिब से नाज़रीन अदालत को यह भी बताया गया कि मेडिकल बोर्ड भी जो है वो बनाया गया है जिसमें शहबाज गिल का जो है वो मुआयना करना था और मेडिकल बोर्ड को अडयाला जेल भेजा गया था, लेकिन उस मेडिकल बोर्ड के साथ शहबाज गिल ने ताउन करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद दोबारा अपना आईजी इस्लामाबाद से पूछा गया कि क्या शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ है। तो आईजी इस्लामाबाद ने कहा कि डॉक्टर ने जो रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट में तो शहबाज गिल पर तशद्दुद के इल्ज़ामात हैं उनकी तस्दीक नहीं की गई। और फिर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि 12 अगस्त को तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया गया था, अगले ही रोज़ जो है मेडिकल बोर्ड जो है वो तश्कील दे दिया गया था, जिस पर जज साहब ने कहा कि गुज़िश्ता 3-4 रोज़ से शहबाज गिल पर तशद्दुद की ख़बरें आ रही हैं। एक्सपर्ट से पूछना चाहते हैं कि क्या शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ है या शहबाज गिल पर तशद्दुद नहीं हुआ। इस पर नाज़रीन एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ शहबाज गिल का मेडिकल मुआयना जो हुआ है और उसमें तशद्दुद की निशानदेही नहीं हुई। और फिर ये भी कहा एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने अदालत से कि शहबाज गिल को पुरानी बीमारियों का जिक्र जो है उसका रिपोर्ट में जो है वो तज़किरा किया गया है, जिस पर जज साहब ने कहा मेडिकल हाइप किसने बनाई है कि शहबाज गिल पर तशद्दुद किया जा रहा है, हम ये नहीं जानते, लेकिन अगर शहबाज गिल पर कोई तशद्दुद हो रहा है तो तशद्दुद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस तरह के जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं इससे पुलिस का जो नाम है वो बदनाम हो रहा है।
इसके बाद नाज़रीन जो शहबाज गिल के वकील हैं फैसल चौधरी, उनकी जानिब से कहा गया कि शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ है और शहबाज गिल पर तशद्दुद की तस्वीर भी मौजूद हैं, जिस पर जज साहब ने कहा कि देखना चाहते हैं कि शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ है या शहबाज गिल पर तशद्दुद नहीं हुआ। फिर नाज़रीन प्रोसिक्यूटर जो हैं राजा रिजवान अब्बासी, उन्होंने अदालत से कहा कि 9 अगस्त को शहबाज गिल को गिरफ़्तार किया गया और 11 अगस्त को शहबाज गिल का मेडिकल हुआ। जज साहब ने कहा कि शहबाज गिल ने अदालत में क्या कोई तशद्दुद का बयान दिया है, और जिस पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में दौरान हिरासत जो है वो शहबाज गिल पर तशद्दुद का कोई जिक्र मौजूद नहीं। अगर तशद्दुद का रिपोर्ट में जिक्र होता तो पुलिस हुकाम ऐसी किसी रिपोर्ट को वसूल ही ना करते। इसके बाद नाज़रीन शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी ने अदालत से कहा कि हमें मुलाकात की इजाज़त भी नहीं दी जा रही। अदालत ने कहा कि जिस्मानी रिमांड में मुलाकात की इजाज़त नहीं होती। शहबाज गिल पॉलिटिकल फिगर हैं, उनके खिलाफ ये मुकदमा है। कमज़ोर आदमी की दाद रसी नहीं होती, लेकिन ताकतवर के लिए सब कुछ होता है। और इसकी एक मिसाल ये भी है कि आज 4:30 बजे भी अदालत भरी हुई है। IG साहब आप ये बताएं कि होना क्या चाहिए। जिस पर वकील शुएब शाहीन जो कि शहबाज गिल के दूसरे वकील हैं, उन्होंने कहा कि हमें तो IG पर एतबार ही नहीं। जिस पर जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि ऐसा ना करें, और फिर शहबाज गिल के वकील दोबारा अदालत में इकट्ठे बात करना शुरू हो गए। जिस पर जस्टिस आमिर फ़ारूक ने शहबाज गिल की लीगल टीम के ऊपर शदीद बरहमी का इजहार किया, उनकी सजनिश की, और जज साहब का ये कहना था कि आप चुप करें, मुझे एक तरीके से केस को चलाने दें, और हर कोई जो है बीच में बोल पड़ता है। इसके बाद नाज़रीन जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि मेडिकल ऑफिसर अडयाला जेल किधर हैं, और उनसे पूछा, क्योंकि वो रोस्टम पर आए, उनसे पूछा कि क्या आप रिकॉर्ड लेकर आए हैं। तो मेडिकल ऑफिसर अडयाला जेल ने बताया कि रिकॉर्ड तो हम साथ लेके नहीं आए। जिस पर जज साहब की जानिब से मेडिकल ऑफिसर अडयाला जेल की सजनिश की गई और उनसे ये कहा गया कि आपको रिकॉर्ड लाने का कहा गया था, अगर आप रिकॉर्ड लेकर नहीं आए तो क्या यहाँ आप मेरा इलाज करने के लिए आए हैं। फिर जज साहब ने जेल सुपरिटेंडेंट से सवाल पूछा कि जो रोबकार था कि शहबाज गिल को मज़ीद तफ्तीश के लिए पुलिस के हवाले किया जाए, यह आपको कितने बजे मसूल हुआ। जिस पर जेल सुपरिटेंडेंट ने यह जवाब दिया कि 4:30 बजे ये रोबकार जो है मसूल हुआ था। जिस पर अदालत ने उनसे पूछा कि आपने फिर हवालगी जो है शहबाज गिल की इस्लामाबाद पुलिस को कब दी। तो जेल सुपरिटेंडेंट ने बताया कि हवालगी जो है, सपुर्दगी जो है वो 9 बजे की गई। तो जज साहब ने कहा कि फिर 5.5 घंटे तक आप क्या करते रहे। जिस पर जेल सुपरिटेंडेंट ने यह जवाब दिया कि शहबाज गिल की सांस कम हो रही थी। जज साहब ने कहा कि आप अदालती हुक्म की अदूली कर रहे थे, क्या कब अपना शहबाज गिल की सांस को तकलीफ़ हुई। जिस पर जेल हुकाम ने बताया कि 4:15 बजे शहबाज गिल को सांस की तकलीफ़ हुई, सांस लेने में तकलीफ़ हुई। जिस पर जज साहब ने कहा कि क्या एडिशनल जज का फ़ैसला आने के बाद ये सारी तकलीफ़ जो है वो शुरू हुई। मैं इस मामले के ऊपर एडिशनल सुपरिटेंडेंट जेल अडयाला उसे नोटिस कर रहा हूँ, मेडिकल ऑफिसर जो अडयाला जेल हैं उन्हें नोटिस करूँगा, और जो इस्लामाबाद के मुतल्लिका अफसरान हैं उन्हें भी नोटिस जारी करूँगा। आप लोगों की वजह से इदारों का नाम जो है वो ख़राब होता है। फिर शहबाज गिल के वकील ने कहा कि हमें मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती। दोबारा से उन्होंने इस बात को दोहराया। जिस पर जज साहब ने कहा कि किस कानून के तहत आपको मुलाकात की इजाज़त दी जा सकती है। अगर आप कानून में ऐसी कोई इजाज़त है तो मुझे बता दें, मुझे दिखा दें, तो मैं अभी ऑर्डर कर देता हूँ। तो शहबाज गिल के वकला की जानिब से कुछ रूल्स का हवाला दिया गया, जिसके बाद अदालत ने शहबाज गिल के वकला को अपने क्लाइंट से मुलाकात करने की इजाज़त दे दी। इसके बाद नाज़रीन एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने अदालत से दरख्वास्त की कि अगर ये मुलाकात करना चाहते हैं शहबाज गिल से तो इनको ये हुक्म दिया जाए कि मोबाइल फ़ोन ना लेकर जाएँ। इस बात का ख़दशा भी मौजूद है कि ये ख़ुद कुछ जाके शहबाज गिल के साथ ना कर दें। इसके बाद वकला की जानिब से कहा गया कि अगर केस की समाअत को कल तक मुलतवी कर रहे हैं तो जो शहबाज गिल का रिमांड का ऑर्डर है उसको मुअत्तल कर दें। तो जज साहब ने कहा कि कल तक नहीं बल्कि पीर तक समाअत को मुलतवी कर रहे हैं, और रिमांड पर तकनीकी तौर पर भी कोई अमल दरामद नहीं हो सकता। रिमांड पर तकनीकी तौर पर शहबाज गिल का हुआ ही नहीं, और मुअत्तली का हम हुक्म कैसे कर दें। तहरीर हुक्मनामा हम जारी करेंगे, लेकिन फिर शुएब शाहीन ने कहा कि आप एटलीस्ट स्टेटस को का ऑर्डर जारी कर दें। तो अदालत ने कहा कि हम तहरीरी हुक्मनामा जारी कर देंगे, आप उसे देख लीजिएगा, और केस की जो समाअत है उसे पीर तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। नाज़रीन अदालत के इस हुक्मनामे से एक तो जो मुलाकात की इजाज़त दे दी शहबाज गिल के लीगल टीम को, और दूसरा ये तासुर मिला है कि ग़ालिबन अब शहबाज गिल जब तक पिम्स हॉस्पिटल में मौजूद हैं उनका फ़िज़िकल रिमांड जो है वो पुलिस के पास नहीं रहेगा। ग़ालिबन इस तरह का कोई इंप्रेशन मिलता है। इसके साथ साथ नाज़रीन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ममनुआ फंडिंग केस की समाअत हुई है उसका अहवाल भी आपके साथ शेयर करें। तो अदालत ने हुक्म ये दिया है कि 24 अगस्त तक समाअत को मुलतवी कर दिया है, और क्या ये दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ काबिल समाअत है या नाकाबिल समाअत है। इस मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन समेत जितने भी फ़रीक़ैन हैं उन्हें प्री एडमिशन नोटिस जारी कर दिया है। यानी ये फ़रीक़ैन आएँ और अदालत की रहनुमाई करें, अदालत में दलाइल दें कि क्या जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है उस पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है अदालत से रजू कर सकती है, और ये अपील काबिल समाअत है या काबिल समाअत नहीं है, इस पर आकर दलाइल दें।
इस केस में नाज़रीन जो तहरीक इंसाफ के वकील अनवर मंसूर खान पेश हुए, उनसे अदालत ने सबसे पहले ये पूछा कि क्या इलेक्शन कमीशन में किसी ने शिकायत की जिस पर यह PTI के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस की कार्रवाई हुई, जिस पर अनवर मंसूर खान ने कहा कि अकबर एस बाबर जो खुद को PTI का रुकन कहता है, उसका दावेदार है, उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन में एक कंप्लेंट की गई थी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया था कि तमाम सियासी जमातों की स्क्रूटनी की जाए। अनवर मंसूर ने कहा कि यह बताना लाजमी नहीं कि फंडिंग कौन कर रहा है, फंडिंग करने वाले का नाम देना भी ज़रूरी नहीं और कानून के मुताबिक अगर ममनुआ फंडिंग हो तो वह बहक़ सरकार जब्त हो सकती है। अदालत ने फिर कुछ सवालात पूछे। एक तो अदालत ने यह सवाल पूछा अनवर मंसूर खान से कि क्या स्क्रूटनी कमेटी जिसने ये सारे जांच पड़ताल की अकाउंट की को देखा, उसकी स्क्रूटनी की, उसके TOR किसने बनाए थे, जिस पर अनवर मंसूर ने कहा कि TOR जो है इलेक्शन कमीशन ने बनाए थे। फिर अदालत ने यह भी पूछा कि सारी कार्रवाई किस कानून के तहत की गई, स्क्रूटनी कमेटी ने स्क्रूटनी किस कानून के तहत की। तो अनवर मंसूर खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी को जो पॉलिटिकल ऑर्डर 2002 है उसके तहत स्क्रूटनी करने का हुक्म दिया था, लेकिन स्क्रूटनी कमेटी ने कुछ और कवानीन पर भी इन्हिसार किया, जिस पर जज साहब ने कहा, जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि कैसे हो सकता है, जिस पर अपना अनवर मंसूर ने कहा कि ऐसा ही हुआ है, मैं रिकॉर्ड से ये चीज़ें आपको दिखाऊंगा। इसके बाद नाज़रीन अनवर मंसूर ने कहा कि आरिफ नकवी का बार बार नाम लिया जाता है। आरिफ नकवी पर जो चार्ज लगा वो 2018 में लगा और जो उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंडिंग की वो 2011, 12, 13 में की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने यह पूछा कि क्या फ़ंड मल्टीनेशनल कंपनी से PTI को नहीं आए, जिस पर अनवर मंसूर ने कहा कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी से तहरीक इंसाफ ने फ़ंड हासिल नहीं किए और मल्टीनेशनल कंपनी की एक तारीफ़ भी मौजूद है और जो तारीफ़ अनवर मंसूर खान ने अदालत को पढ़ के सुनाई। इसके बाद नाज़रीन जज साहब ने कहा कि अगर कंपनियां जिसने फंडिंग की वो मल्टीनेशनल नहीं थी तो क्या आपने इलेक्शन कमीशन को ये बात नहीं बताई, जिस पर अनवर मंसूर ने कहा कि ये बात इलेक्शन कमीशन को बताई गई, लेकिन जो फैसला है उसमें इस बात को शामिल नहीं किया गया। फिर जज साहब ने पूछा कि कानून में लिखा है कि सिर्फ इंफरादी लोग ये फ़ंड दे सकते हैं, इस बात को हम कैसे नज़रअंदाज कर दें। तो अनवर मंसूर खान ने कहा कि सिंगल ओनर कंपनी हो तो उसे भी इंडिविजुअल ही समझा जाएगा। अदालत इस जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के ऊपर अदालत अपना इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है उसकी बहुत सारी ऑब्जर्वेशन को हज़फ कर सकती है। जज साहब ने कहा कि हम फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की ऑब्जर्वेशन को कैसे वापस ले सकते हैं, ये एक रिपोर्ट है, इस पर इलेक्शन कमीशन ने फ़िलहाल कोई एक्शन नहीं लिया। अनवर मंसूर ने कहा कि एक्शन तो हुआ है, बहुत ही महारत के साथ ये मामला आर्टिकल 17(2) का बना दिया गया है। जज आमिर फारूक ने कहा कि फंडिंग कहाँ से हुई, तहकीकात हमने नहीं करनी, आप ये बताएं कि आप चाहते क्या हैं। फैक्ट फाइंडिंग के हक़ाइक़ तब्दील नहीं कर सकते, ECP के मुताबिक अकाउंट्स डिक्लेयर नहीं किए गए। अनवर मंसूर खान ने कहा कि FIA और ECP FIA जो है इलेक्शन कमीशन के फैसले के ऊपर हमें हरासा कर रहा है, हमारे पार्टी के लोगों को नोटिस जारी कर रहा है, जिस पर जज साहब ने कहा कि FIA 302 की तहकीकात तो नहीं कर रहा, FIA का अपना दायरा कार है। अनवर मंसूर ने कहा कि सिर्फ एक सियासी जमात को टारगेट किया जा रहा है, जिस पर जज साहब ने कहा, आमिर फारूक साहब ने कहा कि ऐसा ना कहें, अपने पाँव पर खुद खड़े रहें। इसके बाद नाज़रीन बाबर सत्तार साहब जो कि 3 रुकनी बेंच का हिस्सा है, उनकी जानिब से कहा गया कि ये 70 की दिहाई नहीं कि पागलपन में एक सियासी जमात को तहलील कर दिया जाए। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नोटिस किया, जिस पर अनवर मंसूर खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नोटिस नहीं किया। आमिर फारूक साहब ने कहा कि अगर ये जो रिपोर्ट है इसको अगर हम कलअदम भी करार दे दें, उसके बावजूद भी FIA को हम तहकीकात से नहीं रोक सकते। अदालतें बहुत सारे मामलात FIA और NAB को रेफ़र कर देती है। ये नाज़रीन सारी अदालती कार्रवाई रही। उसके बाद जो मुकदमा का फ़ैसला महफूज कर लिया गया और फिर कुछ देर के बाद वो फैसला सुनाते हुए 24 अगस्त से समाअत को मुलतवी कर दिया गया और इलेक्शन कमीशन समेत जितने भी फ्रीकैन हैं उन्हें प्री एडमिशन नोटिस, यानी ये अपील तहरीक इंसाफ की काबिल समाअत है, ये काबिल समाअत नहीं है, इस पर नोटिस जारी करके समाअत को मुलतवी कर दिया गया। ये नाज़रीन हमारा वीलॉग आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।